एवरीवन, मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एनटीपीसी 2016 का एग्ज़ाम पेपर लेंगे और देखेंगे कि उस समय किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और आज कितना परिवर्तन हुआ है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी की है? पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है। बेसिन की बात करें अगर हम, तो बेसिन को द्रोणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिन को द्रोणी भी कहा जाता है। द्रोणी होती क्या है? एक जल क्षेत्र में मान लीजिए ये इतना इसका स्तर है और जितने में पानी बहाव करता है, जितना क्षेत्र घेरता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उसी क्षेत्र को हम लोग द्रोणी या बेसिन कहते हैं। तो भारत में अगर बात करें कि सर्वाधिक लंबा जल क्षेत्र या बहाव किस नदी का है, तो गंगा नदी का भारत में सबसे अधिक बहाव है। भारत में बहने वाली ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए, गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। इसका कारण इसमें बैक्टीरिया फेज नामक विषाणु पाए जाते हैं। बैक्टीरिया फेज, जो बैक्टीरिया जीवाणु भोजी जिसे कहा जाता है, इसी कारण उसका पानी कहता रहता है, शुद्ध रहता है। तो गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो पहले का बी आंसर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर शेरशाह सूरी ने? तो जो दिल्ली में स्थित आपका लाल किला है, इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। जबकि आगरा का जो लाल किला है, कहाँ का भैया? आगरा ए से स्टार्ट होता है और ए से ही आगे पे अकबर स्टार्ट होते हैं। तो आगरा का जो आपका लाल किला है वो किसी ने बनवाया था? उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, जबकि आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सी असम, बिहार, झारखंड, डी पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। तो कौन सा भैया सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादक में पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक है। 2006 के समय ये स्थिति थी। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, थर्ड का डी नंबर। कहता है पूंजी बाजार में दीर्घा अवधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर, नोट जारी करके, सरकार से ऋण लेकर, प्रतिभूतियां जारी करके या फिर विदेशी संस्थाओं से ऋण लेकर। तो पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है। लंबे समय की निधि अगर प्राप्त करनी है तो हम कहां से उधार लेकर ऐसा काम कर सकते हैं? ये चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्रतिभूतियां, जिसे हम बॉन्ड भी कहते हैं, जारी करके ऐसा किया जा सकता है। ऐसा ही शेयर मार्केट में होता है। तो 4 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी? तो कपास उगाने की बात कर रहा है। हाल ही में 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और कपास की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय भूमि, कैसी भूमि होनी चाहिए? उष्ण कटिबंधीय भूमि होनी चाहिए, गर्मीले क्षेत्र वाली, या फिर हम काली मिट्टी का भी कह सकते हैं, अधिक प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 5 का सी नंबर सही होगा, काली मिट्टी। भारत में कपास की बुआई अप्रैल से अक्टूबर तक होती है। श्यामली, लोहित, अंजलि ये कपास की प्रमुख प्रजातियां हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्यामली, अंजलि और लोहित कपास की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 5 का सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? तो भारत की संसद राज्य के किस विषय पर कानून बना सकती है?
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति इस आशय का संसद को भेजे, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो डी नंबर की बात कर रहा है 6 में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 6 का? कब जो है ऐसा आपका हो सकता है? तो अनुच्छेद 352 जब लग जाता है, आपात स्थिति लग जाती है, तो उस समय राज्यपाल उसके अधिकारी हो जाते हैं और उस समय संसद कानून बना सकती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। कौन सा नंबर? 6 नंबर। भारतीय संसद, ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है, राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब संसद होगा? जब वहाँ पर आपातकाल की स्थिति हो। तो 6 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पता ही है आपको कि साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। कब मिला? तो 1913 में इन्हें ये मिला था पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का, और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, क्या नाम था? गीतांजलि पुस्तक थी। इसी पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मदर टेरेसा जी को 1979 में दिया गया था। कब दिया गया? शांति के क्षेत्र में। और 1980 में फिर इनको भारत रत्न भी मिल गया था इसके एक वर्ष बाद। सरोजनी नायडू को कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। हाँ, इनके पास एक उपलब्धि है, ये भारत की और देश की पहली महिला राज्यपाल हैं। देश की और भारत की ये पहली राज्यपाल हैं। सीवी रमन, रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, भौतिकी क्षेत्र के लिए। तो याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चर्चा में भी है। युद्ध भूमि में वीरता के लिए, धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, या खेलकूद में? तो भैया ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है आपका अर्जुन पुरस्कार, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। खेल के क्षेत्र का सॉरी, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न कहलाता है। तो 8 का कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर आपका 8 का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी हो गए थे। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता जो पदक है वो परमवीर चक्र है भैया। कौन सा है? परमवीर चक्र है। ये जल, वायु, स्थल तीनों क्षेत्रों में उच्चतम वीरता दिखाने वाले को ही दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है वो आपका जो होता है, ठीक है, आप परमवीर चक्र याद रखिएगा कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, और ये तीनों क्षेत्र जल, वायु, स्थल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये एक कांसे का गोल पदक होता है जिसमें इंद्रवज्र अंकित होता है। क्या अंकित होता है? इंद्रवज्र अंकित होता है, तथा दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में परमवीर चक्र लिखा होता है। इस पदक को सैनिक अपने कमीज की बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन के साथ लगाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि परमवीर जो चक्र है वो बाईं ओर किस रंग के रिबन से लगाया जाता है? तो बैंगनी रंग के रिबन से लगाया जाता है, बाईं ओर लगाया जाता है, और कांसे का एक गोल चक्र होता है। तो ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, इसे आप याद रखिएगा। अगला है, भारतीय रेलवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है, कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है, यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक है, उपरोक्त सही। तो ये भारत का सबसे बड़ा नियोजक है, याद रखिएगा आप। अगर इसको हम लोग प्राइवेट कर देंगे तो सारे कर्मचारी भी प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा ऐसा सरकारी सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक लोगों को नौकरी प्रदान की गई है। तो इम्पॉर्टेंट है। तो आपका 10 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संक्षिप्तियों में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन को दर्शाता है? तो भारतीय कार्यक्रम से इसरो संबंधित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है भैया? के सी वान इसके जो हैं अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। नासा जो है
वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, तो ये भी आप याद रखिएगा, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, इसरो। बैंक में एटीएम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बैंक में भैया एटीएम शब्द पूछा जाता है तो इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूरा नाम है। बी नंबर आपका, तो इसे आप याद रखिएगा। 12 का कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करें कि एटीएम मशीन सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो एटीएम जो है मशीन सबसे पहले जॉन शेफर्ड बेरोन ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जॉन शेफर्ड, इनका जन्म भारत में ही हुआ था। जॉन शेफर्ड बेरोन ने बनाई थी और ये सबसे पहले लंदन में लगाया गया था और इसे बार्कलेज बैंक ने लगाया था। किस बैंक ने लगाया था? तो बार्कलेज बैंक ने लगाया था। कहाँ पर? लंदन में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एटीएम सर्वप्रथम खोज किसने की? जॉन शेफर्ड बेरोन ने की थी। इनका जन्म भारत में ही हुआ था और इसे सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो बार्कलेज बैंक ने इसे सर्वप्रथम लगाया था लंदन में। तो 12 का बी आंसर आपका ठीक हो जाएगा। कहता है अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए, उन्होंने जो कंपनियां बनाई उसका नाम क्या था? चलिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इन्होंने एक कंपनी स्थापित की थी जो भारत की ओर या पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए निकली थी। तो क्या नाम था उसका? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा है? डी नंबर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसकी स्थापना 1600 में हुई थी और 15 वर्षों के लिए इसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। चलिए, जब अंग्रेज़ भारत आए तो इन्होंने सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर? सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ये भी याद रखिएगा। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो 1599 में जॉन मिडडेल हॉल नामक एक व्यक्ति स्थल मार्ग से आया था। क्या नाम था उनका? जॉन मिडडेल हॉल। ठीक भैया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। चलिए, मौलिक कर्तव्य हमारी जो ड्यूटी है उनके विषय में बात कर रहा है। अवर ड्यूटीज़। ए, उन उदात्त आदर्शों को सजाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो ये पहला आपका आंसर सही है। उन व्यक्तियों को, उनके आदर्शों को हम सजाए रखेंगे जिन लोगों ने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में कार्य किया है और प्रेरणा प्रदान की है। तो इसे ए नंबर इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही है आपका? ए नंबर। अब अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में जोड़ा गया था। तब इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जैसा कि राज्य अवधारित करे, अभिभावकों द्वारा प्रदान की जाएगी का वर्णन है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि हाँ, मौलिक कर्तव्य आपके जो हैं वो रूस से लिए गए थे। किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? चलिए, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं रेलवे में इस तरह से। खेल शब्दावली हो गया, संसद भवन के नाम हो गए। चलिए, तो LBW शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर पोलो से? तो ये आपका LBW जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसमें क्या होता है, यदि एम्पायर को ऐसा महसूस हो जाए कि गेंदबाज द्वारा गेंद फेंकी गई है और सीधे विकेट में जा रही थी, बल्ले ने जानबूझकर उसको अपने शारीरिक पैरों से या किसी अंग से रोक लिया था,
तो ऐसी स्थिति में एम्पायर क्या कर सकता है, बल्लेबाज को आउट कर देता है और उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, LBW। इसका पूरा नाम होता है लेग बिफोर विकेट, याद रखिएगा, लेग बिफोर विकेट इसका पूरा नाम होता है। चलिए 16 क्वेश्चन लेते हैं, 16 नंबर पर आते हैं। सौर प्रणाली के ग्रहों के अनुसार के आधार पर कौन सा क्रम दिया गया है। अच्छा, ग्रहों की बात करता है तो सूर्य से ग्रह शुरू होते हैं बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से आपके शुरू होते हैं। तो अगर हम सूर्य की बात करें, किसकी बात करें, सूर्य से, तो पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर आती है आपकी बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये हो गया सूर्य से आपका क्रम। लेकिन इसमें पूछा गया है आकार के आधार पर, ग्रहों के आकार के आधार पर। तो सबने पढ़ रखा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, तो फिर आपको चुनना ही नहीं पड़ेगा। तो 16 का सीधा सीधा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 नंबर का आपका ए ही आंसर हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, भूकंप से, इसे एपी सेंटर भी बोला जाता है, कभी कभी इंग्लिश वर्जन आ जाता है, तूफान से, चक्रवात से, या पृथ्वी के आंतरिक भाग से। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अधिकेंद्र, तो अधिकेंद्र आपका भूकंप से संबंधित होता है, किससे संबंधित है, भूकंप से। भूकंप का जो मूल होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत जहाँ पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों का पता चलता है उसे हम एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये धरातल है आपका, और धरातल से नीचे यहाँ से आपका कहीं से वाइब्रेशन उठ रहा है, और सबसे पहले तो ये आपका जो हो गया ये भूकेंद्र हो गया, और जहाँ सबसे पहले ये आएंगी तरंगे टकराएंगी, ये जो स्थल होगा आपका, इसे हम क्या कहेंगे, इसे एपी सेंटर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर है, NAEP संकेताक्षर का अर्थ क्या है, नेशनल एटॉमिक एनर्जी। अच्छा, पूरा नाम पूछा गया है 18 नंबर का NAEP का, तो क्या होगा 18 का भैया, चलिए नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। बी नंबर तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम का पूरा नाम है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और, चलिए इकोनॉमिक्स से लिया गया है, विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि है और क्या है। देखिए दो प्रकार के होते हैं, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास हम किसे कहते हैं, यदि व्यक्ति की GDP, GNP और PCI में बढ़ोतरी हो रही है तो हम कहेंगे GDP, GNP और PCI, यानी पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगर कहते हैं इन तीनों में बढ़ोतरी हो रही है तो ये माना जाता है कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि आर्थिक विकास भी वहाँ पर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के पास पैसा जा रहा हो तो भी GDP में सहयोग उसका होगा उसके लाभांश के हिसाब से, इसलिए ऐसा नहीं माना जाता है। दिक्कत क्या है, विकास कब कहते हैं, जब इन तीनों के साथ साथ क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर भी परिवर्तन हो। किस पर हो, गुणवत्ता पर हो, यानी सामाजिक क्षेत्र पर भी परिवर्तन होता है, सामाजिक स्तर में भी विकास होता है, तो हम मानते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। और इन तीनों के साथ साथ, तो सामाजिक परिवर्तन विकास का सही अर्थ है। यदि समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। किसके साथ साथ, GDP, GNP और PCI के साथ साथ। अच्छा क्वेश्चन था, तो डी नंबर आपका आंसर याद रखिएगा कि विकास जो है वो गुणवत्ता पर बल देता है, जबकि आर्थिक वृद्धि किस पर बल देती है, उत्पादन पर बल देती है। ठीक है, तो 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर कहता है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां पर वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध होती हैं, मांग पूर्ति से अधिक होती हैं, पूर्ति मांग से अधिक होती है, पूर्ति और मांग समान होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो विक्रेता बाजार क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। विक्रेता बाजार एक ऐसी स्थिति है जहां पर विक्रेता का एकाधिकार होता है। जब एकाधिकार होगा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में वे वस्तुओं की पूर्ति कम कर देते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा मूल्य प्राप्त हो जाए। जाहिर सी बात है, वो ऐसी वस्तुओं को, जिस वस्तु की मांग अधिक होगी उसमें क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। फलस्वरूप उनकी कीमत में क्या हो जाता है,
बढ़ोतरी हो जाती है, इसी को विक्रेता बाजार कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था 20 नंबर। सो आशा करते हैं कि सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये किससे न अधिक होती है? जब मांग जो है वो पूर्ति से अधिक हो जाएगी तो फिर उसको क्या होगा? विक्रेता को लाभ होगा। मांग अधिक है और पूर्ति जानबूझकर कम कर देते हैं, इससे क्या होता है? वस्तुएं महंगी होने लगती हैं और अधिक मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। इस स्थिति को विक्रेता बाजार कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा भैया। चलिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन था। भारतीय सचिव के, वित्त सचिव के, गवर्नर यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, या वित्त मंत्री वित्त सचिव के? अच्छा क्वेश्चन है। तो 21 का जो सी नंबर सही है, कौन सा भैया? ये 21 का सी सही हो जाएगा। 2 रुपये या इससे ऊपर मूल्य वर्ग पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो गवर्नर। जबकि इसके नीचे यानी 1 रुपये पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने प्रस्तुत किया जाता है? जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, मार्च में, या वर्ष के अंतिम महीने में? अच्छा क्वेश्चन है आपका ये 22 नंबर। कह रहा है संसद में आम बजट किस महीने प्रस्तुत होता है? तो कब प्रस्तुत होता है? तो फरवरी में है जो आपका आम बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो 22 का कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है भैया? राष्ट्रपति जी करते हैं इसको नियुक्त, और इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा तब तक ये अपनी आयु पर रह सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो ए नंबर इसका आपका सही हो जाएगा। कहता है चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। कब? कब ऐसा समय होता है? चुनाव निर्धारित समय से 48 घंटे पहले, मतदान के 48 घंटे पहले। कब ऐसी स्थिति आती है? तो भैया मतदान होने से जब 48 घंटे समय बचता है तो उससे पूर्व ही चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत से अधिकतर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? संपत्ति कर, भवन कर, वाहन कर, या भूमि कर? अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की सदस्यता की, तो 21 वर्ष इसकी आयु है, और विधानसभा तथा लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा की सदस्यता की आयु कितनी है? 30 वर्ष है। अब इसमें पंचायत की बात ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि कौन सा कर जो होता है वो आपका पंचायत द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो जो संपत्ति का कर होता है वो पंचायत नहीं लगा सकती है। भूमि, भवन और वाहन कर लग सकता है। संपत्ति का कर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं होता भैया, ये राज्य सरकार की आय का स्रोत है। तो 25 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। कहता है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए, अभी चर्चा हुई, 21 वर्ष या इससे ऊपर, और विधानसभा या संसद के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। कहता है राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? गुर्जर वंश से, परमार वंश से, करकोटा वंश से, या फिर आपके उत्पल वंश से? तो जो राजा भोज थे वो परमार वंश के थे, वहाँ के काफ़ी फेमस रहे ये इन्होंने, राजा भोज जो थे। अच्छा है, भोपाल शहर की कहते हैं स्थापना राजा भोज ने ही की थी। वहाँ पर इन्होंने एक विद्या देवी की मूर्ति भी स्थापित करी थी। तो राजा भोज बहुत महान शासक थे परमार वंश के। चलिए, साहित्य और तलवार में धनी माने जाते थे। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो प्रथम सिपाही जो विद्रोह हुआ था मेरठ में, उसमें कह रहा है कि आग किस दिन भड़की? 10 मई को, 18 जून को, 25 अगस्त या 11 मई को? तो 10 मई 1857 की को मेरठ की पैदल टुकड़ी जो थी उस 20 NI
नेटिव इन्फेंट्री, इसने सबसे पहले ये काम किया था। क्रांति की शुरुआत करी थी, कब करी? 10 मई 1857 को। किसके द्वारा? 20 NI के द्वारा। और 34वीं बटालियन, 2 थी, उन्होंने शुरुआत करी थी। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी, सभी लोग जानते ही हैं। ने किस दिन ऐसा किया था? नाथूराम गोडसे ने। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 अगस्त 1947, तो सभी को मालूम ही है, तो क्यों पढ़ें इसको। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। तब वह बिरला भवन जा रहे थे पूजा अर्चना करने के लिए। अच्छा, क्या कारण था कि नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी? कारण ये था कि नाथूराम जो गोडसे है, ये उस समय ग्वालियर के जो राजा थे उनके यहाँ ड्राइवर हुआ करता था, और इसी ने गांधी जी की हत्या की थी। उन्होंने 55 करोड़ रुपए भारत सरकार को भारत के विकास के लिए प्रदान किए थे। उसी समय ये बात जिन्ना जी को पता चली। उन्होंने 55 करोड़ की मांग पाकिस्तान के विकास के लिए कर दिया, और गांधी जी ने इस मांग को अपनी मांग मांगते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया। फलस्वरूप नेहरू सरकार झुकी, और वो पैसा उन्होंने पाकिस्तान को देने की बात सोची, और वही पैसा पाकिस्तान इन्होंने दे दिया। तो गांधी जी को कहा जाता है कि यह पाकिस्तान परस्ती अपनी जान देकर अदा करनी पड़ी, और यही कारण था कि नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। कब की? 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, सिंधु की और कावेरी की। तो सतलज, चिनाब, रावी ये सब आप जानते ही हैं, पंजाब जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं आपकी। तो गंगा नहीं हो सकती वहाँ पर, कावेरी भी नहीं हो सकती, कावेरी तो दक्षिण की नदी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र में आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के झील सानो-ख्याब हिमनद से निकलता है, और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और फिर यह अरब सागर में गिरती है। तो सतलज, चिनाब, रावी और ब्यास तथा झेलम किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की हैं। ब्रह्मपुत्र तो उल्टा बहते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर आ जाती है और बंगाल की खाड़ी गिरती है। तो सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास आपकी जो नदियां हैं और झेलम, ये सभी सिंधु नदी में मिलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तिब्बत में स्थित हीमा-युंगटुंग ग्लेशियर जो है वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में मात्र 1134 किलोमीटर ही ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? चलिए, काफ़ी चर्चा में रहते हैं द ग्रेट खली। असली नाम इनका क्या है? कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा। तो ये हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और 7 फीट 3 इंच इनकी लंबाई है। कहते हैं 420 पाउंड वज़न इन्होंने उठाया था। तो ये भारत के एकमात्र भागीदार हैं जो WWE में लिए थे। इनका पूरा नाम दिलीप सिंह राणा है, तो ये भी याद रखिएगा। आपको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं कि दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली का वास्तविक नाम है, और इनका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। 7 फुट 3 इंच इनकी लंबाई है, काफ़ी लंबे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे लोकहितवादी कहा गया है? महात्मा गांधी जी को, राम मनोहर लोहिया को, गोपाल हरि देशमुख जी को, या जयप्रकाश नारायण जी को? तो लोकहितवादी की जो उपाधि है वो किसे दी गई है? चलिए, तो लोकनायक भी आपने सुना होगा, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, और गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी कहा जाता है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो इनके पास तो बहुत उपाधियां हैं, फिर भी राष्ट्रपिता इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर जी को मिली थी। तो आप ये नायक वाले याद रखिएगा, जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? 33 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? दिल्ली में है, आगरा में है,
फतेहपुर सीकरी में है या जयपुर में है? तो इस दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने इसका करवाया था निर्माण। किसने करवाया था? अकबर ने। और ये स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना भी है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने ऐसा करवाया था। चलिए, तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। जातक जो है पवित्र ग्रंथ माना जाता है किसका? वैष्णवों का, जैनों का, बौद्धों का या फिर शैवों का? तो बौद्ध धर्म लोगों की जो जातक कथा है वो काफ़ी फेमस है, जिसमें महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी नंबर। बौद्ध धर्म से जातक कथाओं का या ग्रंथों का संबंध है। कहता है स्वेज नहर नौ परिवहन भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो आप लोगों को बताया गया था कि स्वेज नहर को भूल जाओ, याद रखिएगा, क्या करो? स्वेज नहर को भूल जाओ। इससे हमें पता चलेगा भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं 35 नंबर का। किसको जोड़ती है स्वेज नहर भूमध्य सागर से? तो लाल सागर को जोड़ती है। तो 35 का आपका डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 35 नंबर का डी आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से लिया गया है? तो अब इसे हटा दिया गया है। ये 2016 का एग्ज़ाम था, तब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करिए, कहता है जेनर। चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किसने किसकी खोज करी है, फिर हम इसको मिलान करेंगे। चलिए तो 37 नंबर क्वेश्चन को चलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, लैंड स्टीनर का नाम सभी ने सुना हुआ है, कुछ सुना हो चाहे न सुना हो। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टेनर ने इसकी खोज की थी। चलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही नोटेटियम नामक शैवाल से पेंसिलिन नामक दवाई बनाई थी, जिसे दवाइयों की रानी भी कहा जाता है। तो आपका ये भी सही हो गया। वाटसन ने द्विकुंडली की खोज की थी और जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। तो ये सारे आपके ऑप्शन सही हो गए। तो डी का आपका पहला है और सी का दूसरा है। अब आप इसको मिलान करिए। देखिए डी का पहला किस में है? 2 ऑप्शन में है। और सी का पहला किस में है? चलिए डी का पहला है और सी का दूसरा है। किस में मिल रहा है? बी नंबर में आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप एक बार इस मिलान कर लीजिए, आपको सही से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? अच्छा देखो, डी नंबर का फिर से देख लीजिए एक बार। डी नंबर का कौन सा है? फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। तो डी का दूसरा किस में है? सी नंबर में है। तो सी नंबर का एक ही आपका आंसर है, बी नहीं होगा, सी। क्योंकि फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेंसिलिन की। लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रुधिर वर्ग की। तो सी का पहला भी है। चलिए, वाटसन ने द्विकुंडली की खोज की तो बी का चौथा भी है। और ए में है आपके जेनर, उन्होंने टीकाकरण की खोज की थी। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है, आप डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 1658 में इसने आगरा में अपना राज्याभिषेक किया। फिर इसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और फिर इसने सन 1659 में विधिवत अपना राज्याभिषेक कराया था। और पहली बार 1658 में इसने अपना अभिषेक करा लिया था। तो 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला शासक कौन हो गया? औरंगजेब आपके 2 बार शासन करने वाले व्यक्ति हो गए राज्याभिषेक। कहता है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने प्रदान किया था? कब प्रदान किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है 39 में। चलिए, जॉन सुरमन के नेतृत्व में 3 लोग भारत में रियायतों की मांग करने आए थे। उस समय फारुखसियर का शासन था और वो एक भयानक बीमारी से पीड़ित था, फोड़े से। और उसी समय ये जो अंग्रेज़ लोग आए थे उनमें डॉक्टर हैमिल्टन भी शामिल थे। उन्होंने उस बीमारी से इन्हें निजात दिला दी और फलस्वरूप फारुखसियर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुनहरा फरमान जारी कर दिया। कब? 1632 में। 3 तरह के सुनहरे फरमान थे जिन्हें इन्हें एक दस्तक परमिट भी दिया गया था। इसके तहत क्या होता था? इन्हें चुंगी टैक्स नहीं लगता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन के काम करने के लिए, चलिए मोबाइल फ़ोन से क्वेश्चन ले लिया गया है। निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड या उपरोक्त में से सभी? तो मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए क्या आवश्यक है? सारी चीज़ आवश्यक है।
काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए। तो सारा आंसर इसका सही हो जाएगा। 41 है, कहता है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, मतलब जो सभी को अपना रक्त दे सकता है। तो ऐसा कौन सा वर्ग है? ओ है, इसे सर्वदाता कहा जाता है। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, ये सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो काफ़ी क्वेश्चन ये कई बार रिपीटेड हो चुका है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो 42 का आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही हो जाएगा? 42 का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आपने पढ़ लिया है एड्स के लिए HIV वायरस जो हो जाता है वो जिम्मेदार होता है। कौन सा वाहक? HIV। ये करता क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर देता है, WBC यानी प्रभावित हो जाती हैं। इसका पहला केस कहाँ मिला था? तो दक्षिण अफ्रीका में मिला था। कहाँ पर भैया? दक्षिण अफ्रीका में मिला था। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स के लिए जो दवाई है उसे एजिटोथाइमिन कहा जाता है। एजेट इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने। और इसकी जांच के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है भैया। कौन सा परीक्षण? एलिजा परीक्षण भी किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सा रोग मच्छरों के नहीं है? कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छरों से नहीं फैलता? चलिए, डेंगू फिर बुखार जो होता है आपका एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलती है। फाइलेरिसिस भी फैलता है। जो घेंघा है वो आयोडीन की कमी से होता है। गलफंड या ग्वाइटर रोग कहा जाता है। आयोडीन जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है उसमें आयोडीन जो हार्मोन होता है वो होता है। तो आपका डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत माने गए हैं? तो पालक के जो पत्ते होते हैं वो आयरन के भरपूर स्रोत होते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। पालक के पत्तों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक आयरन किसके पत्तों में पाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो सबसे अधिक किस में पाया जाता है भैया? मेथी में पाया जाता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, से याद रखिएगा, सबसे अधिक मेथी में। इसके पश्चात आपका धनिया पत्ती में, जो धनिया की पत्ती होती है। इसके बाद आपका पालक का नंबर आता है। लेकिन ज़्यादातर सब्जी है, चर्चित रहती है, तो पालक में सबसे अधिक आयरन है। अगर हम बात करें कि मानव रक्त में भी आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन के रूप में, तो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में भी आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे भैया? डॉक्टर थे, रसायन शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, या फिर आपके जीव विज्ञानी थे। तो इन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये जर्मन के रहने वाले भौतिक शास्त्री थे। 1912 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए, तो 1912 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सापेक्षवाद सिद्धांत के लिए, और ये भौतिक शास्त्री थे। तो कौन सा सही हो जाएगा? 45 का सी। कह रहा है मुख्यतः निम्न गैस में ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है? वैश्विक तापन कहा जाता है इसको, ग्लोबल वार्मिंग को। कहता है उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जिम्मेदार है इसके लिए। तो आपका ए आंसर ही इसका सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है और ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाती है। आप इसे ये भी याद रखिएगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? वातावरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सूर्यातप की अधिकांश मात्रा अवशोषित कर ली जाती है, परंतु सूर्यातप को उत्सर्जित नहीं होने दिया जाता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटर या फिर अमीटर? चलिए, तो जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। 47 नंबर का आपने पढ़ रखा है कि धारा मापी को अमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है। यह एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से हम धारा के मान एम्पियर में ज्ञात करते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आदर्श अमीटर का जो है प्रतिरोध कैसा होता है? 0 होता है। और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 47 का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा भैया? 47 नंबर का आपका
डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? चलिए, तो विटामिन की खोज 1911 में फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। और ये आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं विटामिन? क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। फंक ने इसकी खोज की थी। किसने? फंक नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी विटामिन की। चलिए, इनसे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, फिर भी ये शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, उपापचय में काम करते हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो 48 का सी। विटामिन जो सी होता है वो आपका गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाचन है भोजन को जटिल से सरल अणुओं में बदलने के लिए क्रिया है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया है, जीव द्रव्य में बदलने की क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो पाचन भैया क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया पाचन जो होता है वो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की एक प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हम भोजन को चबाते हैं, निगलते हैं, पीसने की क्रियाएं करते हैं, और भी कुछ रासायनिक क्रियाएं होते हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, इन सभी को सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है और फलस्वरूप स्वांगीकरण के फलस्वरूप ये हमारे रक्त में घुल जाते हैं ऑक्सीजन के तहत। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा 49 का। चलिए नेक्स्ट है, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि तरंग का वेग कितना होता है? चलिए, तो ध्वनि की चाल पर आधारित क्वेश्चन है। 30,000 मीटर पर सेकेंड, 331.3 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। पहली बात तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़े तो 0.61 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति बढ़ती है। क्वेश्चन पहला हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने से 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें शुष्क वायु में तो 332 मीटर पर सेकेंड जो होती है इसकी चाल होती है। तो आपका 50 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम नज़दीक है। तो 50 क्वेश्चन थे, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपसे फिर एक बार कहेंगे कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हैप्पी एंडिंग।